नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज इस चैनल पे चल रही है उसके तहत आज के क्लास में हम लोग फरवरी 2022 की जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको कवर करेंगे। दोस्तों, इस बार प्रतियोगिता दर्पण 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 1 को कवर करेंगे और पार्ट 1 के तहत हम लोग जिन जिन टॉपिक को कवर करेंगे वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इन तीन टॉपिक से हम लोग 55 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से इसको अच्छी तरह, इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि ये चीज़ हमें अच्छी तरह याद हो जाएगी। दोस्तों, अगला वीडियो प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2022 का पार्ट 2 होगा, जिसमें इसके बाद के बचे हुए जो पॉइंट्स है उसको हम लोग कवर कराएंगे। उसमें चाहे नई नियुक्तियां हुई हो, उस महीने में कोई नया खेल जगत से कोई समाचार हो या फिर पुरस्कार से संबंधित, तो बाकी सारे पॉइंट्स को हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, पार्ट 1 को हम लोग शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस जगह पर हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे सीडीएस कहा जाता है, जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया? ऑप्शन है आपके सामने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु। और हम लोग आइए व्याख्या में देख लेते हैं। दोस्तों, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुरनूल में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत व उनके साथ 12 अन्य सहकर्मियों का निधन हो गया। काफ़ी दुखद घटना थी ये। देश के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत। उनमें उनकी परिवार, उनकी पत्नी के साथ उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। और ये सभी MI-17V5, इस नाम को याद रखिएगा दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को याद रखिएगा। काफ़ी सुरक्षित हेलीकॉप्टर है, लेकिन दुर्घटना जब जिसको जाना होता है ना तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये दुर्घटना किस हेलीकॉप्टर से हुई? तो MI-17V5 हेलीकॉप्टर में कोयम्बटूर के निकट वायुसेना के सुल्लूर स्टेशन से वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। उसी समय अभी पहुंचने से 10 किलोमीटर दूर ही थे। कहाँ जा रहे थे? तो वेलिंगटन में जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है वहाँ वो जा रहे थे व्याख्यान देने के लिए। अब रास्ते में ही थे, 10 किलोमीटर की ही दूरी पर थे, तब तक उनकी ये जो हेलीकॉप्टर है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। थल सेना के पद से 31 सितंबर 2019 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर उन्होंने पद को संभाला था तथा वह देश के पहले सीडीएस भी थे। देश के पहले सीडीएस कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जिस हेलीकॉप्टर में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ उसका क्या नाम था? MI-1V5, MI-7V5, MI-27V5, MI-17V5। तो डी इसका सही उत्तर हो दोस्तों, MI-17V5। इस हेलीकॉप्टर को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत को 32 वर्षों की सेवा के पश्चात सेवा मुक्त कर दिया गया है नौसेना के द्वारा? INS विराट, INS खुखरी, INS विशाल, INS सिंधुवीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों INS खुखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया सतह से सतह मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? चांदीपुर से, त्रिवेंद्रम से, चेन्नई से, हैदराबाद से। तो यह इसका जो है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल, इसका परीक्षण किया DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में सतह से सतह पर मार करने वाली किस अत्याधुनिक मिसाइल के लगातार 2 परीक्षण उड़ीसा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया? आकाश, पृथ्वी, प्रलय, प्रहार। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रलय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने और कितने रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? 351, 101, 108, 251। तो दोस्तों पहले से कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने और 351 रक्षा उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिए। इसको आइए हम लोग समझते हैं व्याख्या के माध्यम से। इसकी सूची रक्षा मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर 2021 को जारी की गई। पिछले 16 महीनों में यह तीसरी सूची है। ठीक है, पहली सूची 9 अगस्त को जारी की गई थी जिसके तहत 101 रक्षा उत्पादों को, दूसरी सूची 31 मई 2021 को जारी की गई थी जिसके तहत 108 रक्षा उत्पादों को, और अब तीसरी सूची जारी की गई है 29 सितंबर 2021 को जिसके तहत कितना 351 रक्षा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। और ये जो 351 रक्षा उत्पाद है ना, इसको 3 चरण में
रोक लगाई जाएगी। पहले चरण में 172 उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लागू होगा, जो कि दिसंबर 2022 से ही लागू हो जाएगा। दूसरे चरण में 89 उत्पादों के आयात पर दिसंबर 2023 से प्रतिबंध लागू होगा और तीसरे चरण में 90 उत्पादों के आयात पर दिसंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा। तो तीसरे चरण में 351 रक्षा उत्पाद की जो सूची जारी की गई है उसके आयात पर प्रतिबंध 3 चरणों में लगाया जाएगा। पहला चरण दिसंबर 2022, दूसरा चरण दिसंबर 2023, तीसरा चरण दिसंबर 2024 और 172, 89 और 90 ऐसे करके 351। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेते हैं। 1999 से 2021 तक 34 देशों के कुल कितने विदेशी उपग्रहों को इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है? तो 142, 242, 342, 442। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 342 और इसका पूरा ब्यौरा हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने 16 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में अपने बयान देते हुए यह आंकड़ा पेश किया है और उन्होंने कहा कि ये सरकारी डाटा है, 1999 से लेकर अब तक यानी दिसंबर 2021 तक 34 देशों के कुल मिलाकर 342 विदेशी उपग्रहों को इसरो द्वारा अपने PSLV यान से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है और इसमें जो सर्वाधिक उपग्रह है वह 226 है। किन देश के? तो अमेरिका के। उसके बाद 12 उपग्रह किसके हैं? कनाडा तथा ब्रिटेन के। जर्मनी के 11 उपग्रह इन प्रक्षेपणों में शामिल है। जो 342 विदेशी उपग्रह है उनमें सर्वाधिक संख्या अमेरिका के है, 226 उपग्रह। इसरो द्वारा ऐसे विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए यह अनुबंध इसरो का एक वाणिज्यिक कंपनी है जिसको कहते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसी के द्वारा ये सारे एग्रीमेंट किए जाते हैं और यह इसरो की एक वाणिज्यिक कंपनी है। 2021 से 23 के दौरान 4 देशों के विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए इसरो ने 6 कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध किए हैं और जिससे इसरो को कितना प्राप्त होगा? 132 मिलियन यूरो राजस्व प्राप्त होगा। तो यह डाटा याद रखिएगा। इसरो वाणिज्यिक तौर पे जो अपना ये यान के लिए जो भी अनुबंध होते हैं वो कौन देखता है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सर्वाधिक उपग्रहों को इसरो ने अब तक PSLV द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी। तो हमने देखा 226 उपग्रहों को, टोटल 342 में से 226 उपग्रह अमेरिका के हैं। क्यों? क्योंकि भारत ना सस्ते, काफ़ी कम खर्च में उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने की जो तकनीक है ना उसको तेजी से विकसित कर रहा है, इसलिए ये बड़े बड़े देश भी भारत से ही अपने उपग्रह को भेजने के लिए अनुबंध करते हैं। और कौन? NSIL द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 से 23 के दौरान 6 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए इसरो ने कितने देशों से अनुबंध किए हैं? तो इसरो की कौन सी संस्था अनुबंध करती है? वाणिज्यिक संस्था NSIL। तो ऑप्शन है आपके सामने 4, 5, 6, 8। तो हम लोग ने देखा 4 देशों के 6 उपग्रहों को अनुबंधित किया गया है इस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे उपग्रहों की प्रक्षेपण सेवा के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लोअर व्हीकल, का विकास कर रही है? नासा, इसरो, स्पेसएक्स, रॉसकॉस्मोस। तो रॉसकॉस्मोस रूस की है, स्पेसएक्स तो जानते ही हैं एलन मस्क की है, इसरो भारत का, नासा अमेरिका का। तो यह विकसित कर रहा है इसरो भारत की। नए प्रस्तावित इन लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास अब लगभग अंतिम चरण में है तथा इसकी पहली विकासात्मक उड़ान इसी साल 2022 में देखी जा सकती है। इसके जरिए 500 किलोग्राम के वजन तक के उपग्रह को 500 किलोमीटर तक की निचली ऊंचाई वाली कक्षा में प्रक्षेपण कम से कम लागत में किया जा सकता है। 500 वजन तक के छोटे यान को प्रक्षेपित करने के लिए यह व्हीकल SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लोअर व्हीकल बनाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस भारतीय त्योहार को अपनी मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया है? ओणम, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा। तो सही उत्तर है दोस्तों दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज तथा अन्य समुद्री अध्ययन हेतु इसरो द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है?
जलयान, सागरयान, गंगायान, समुद्रयान। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, समुद्रयान। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि काफी दिनों तक ये चर्चा में रहेगा। जिस प्रकार मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? गगनयान। उस पर काम कर रही है। उसी तर्ज पर समुद्र की अनंत गहराइयों का अध्ययन करने के हेतु मनुष्य को समुद्र में भेजने के लिए समुद्रयान मिशन देश में शुरू किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। समुद्रयान परियोजना भारत के डीप ओशन मिशन का ही एक भाग है। इसका उद्देश्य समुद्र के भीतर बहुमूल्य संसाधनों की खोज कर देश की ब्लू इकोनॉमी को मदद करना है। ब्लू इकोनॉमी माने जल से जुड़ा हुआ इकोनॉमी। समुद्र में गहराइयों तक अध्ययन के लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। मत्स्य के लिए 6000 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा, जो 3 मनुष्य को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगा। 6000 मीटर की गहराई तक आप सोच सकते हैं। साधारण पनडुब्बी 300 से 400 मीटर तक ही गहराई तक जा पाते हैं, और लेकिन गगन मिशन समुद्रयान के लिए जो पनडुब्बी तैयार की जा रही है वह कहां तक जाएगी? तो 6000 मीटर की गहराई तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? प्रयागराज जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। तो इसका नाम सही है दोस्तों, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। 1889 ईस्वी में इस स्टेशन की स्थापना हुई थी और इसके नाम बदलने का प्रस्ताव को केंद्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके पश्चात इसे संबंधित राज्य सरकार ने भी अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी कर दी और अब इसका नाम हो गया रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि मिसाइल के किस एडवांस संस्करण का परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया? दोस्तों डीआरडीओ ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो परीक्षण है ना वो डीआरडीओ उड़ीसा के तट से ही करता है। चांदीपुर, बालासोर, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो जब भी डीआरडीओ का नाम आएगा आप उड़ीसा चले जाइएगा। ऑप्शन है आपके सामने अग्नि प्राइम, अग्नि अर्थ, अग्नि 5G, अग्नि ओशियन। सही उत्तर है दोस्तों अग्नि प्राइम, और ये है आपकी अग्नि प्राइम एडवांस। B.1.1.529 कोरोना के किस वेरिएंट से संबंधित है? ये नाम याद कर लीजिएगा, B.1.1.5G29। ये कोरोना के किस वेरिएंट से संबंधित है? अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, गामा। तो सही उत्तर है दोस्तों ओमिक्रॉन, और काफी तेजी से फैला था। हालांकि टीका लगने के बाद इसका असर उतना नहीं हुआ, लेकिन फैलाव इसका काफी तेजी से था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कुछ घोषणाएं की, जिसको हम लोग देख लेते हैं। देश में 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत 3 जनवरी 2022 से शुरू कर दी गई है। उसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, इनके लिए तीसरे टीके का, जिसे प्रिकॉशन डोज कहा जाता है, जिसे आमतौर पर बूस्टर डोज के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत 10 जनवरी से 2022 से कर दी गई है। और साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के वैसे व्यक्ति जो किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, उन्हें डॉक्टरी सलाह के बाद ये प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी 2022 से लगाई जाएगी। तो 15 से 18 वर्ष के युवाओं के लिए 3 जनवरी 2022 से टीकाकरण स्टार्ट कर दिया गया है। और साथ ही तीसरा डोज कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से अधिक उम्र वाले वैसे व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उन्हें डॉक्टर की सलाह से 10 जनवरी से टीका का तीसरा डोज, जिसे बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज के नाम से जाना जाता है, शुरू कर दिया गया है देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 15 से 18 वर्ष के आयु के युवाओं का कोविड टीकाकरण कब प्रारंभ किया गया? 3 जनवरी 2022 से, 10 जनवरी 2022 से, 17 जनवरी 2022 से, 24 जनवरी 2022 से। तो अभी हम लोगों ने देखा 3 जनवरी 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कोविड टीके की तीसरी प्रिकॉशन डोज, जिसे बूस्टर डोज के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत कब से की गई? 3 जनवरी 2022 से, 10 जनवरी 2022 से, 17 जनवरी 2022 से, 24 जनवरी 2022 से। तो दोस्तों 10 जनवरी 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2021 को ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास कहां किया गया? नई दिल्ली में, बेंगलोर में, लखनऊ में, मुंबई में। तो दोस्तों लखनऊ में इसका विनिर्माण का शिलान्यास किया गया है। ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र के लिए 200 एकड़ की भूमि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के हरौनी में उपलब्ध कराई गई, जहां अगले 2 से 3 वर्षों में ब्रह्मोस का जो
निर्माण कार्य है, निर्माण इकाई जो है, यह इकाई 2 से 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा और इस इकाई से 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल प्रति वर्ष तैयार किए जाएंगे। और पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस का न्यू जनरेशन मिसाइल का उत्पादन यहां से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ब्रह्मोस का उत्पादन केंद्र कहां पे शिलान्यास किया गया है? उत्तर प्रदेश के हरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 15 से 17 दिसंबर 2021 तक किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो बांग्लादेश की यात्रा पर रहे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर श्री रामनाथ कोविंद 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश की राजकीय पत्र। इस दौरान उन्होंने ढाका में नवनिर्मित श्री रमना काली मंदिर का भी उद्घाटन किया और इस मंदिर को मार्च 1971 में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो इस मंदिर का उद्घाटन भी फिर से नवनिर्माण कार्य संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर नवनिर्मित श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी है। सूर्य के कोरोना को छूने वाली मानव निर्मित पहली वस्तु है? चीन का तियानवें, नासा का पार्कर यान, नासा का परसिवरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों नासा का पार्कर यान। व्याख्या में हम लोग देखते हैं, सूर्य के वातावरण के बाहरी भाग को जिसे कोरोना कहते हैं के अध्ययन हेतु जानकारियां एकत्र करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 12 अगस्त 2018 को प्रक्षेपित पार्कर यान से मिली जानकारियों के आधार पर 12 अगस्त 2018 को सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने यह पार्कर यान भेजा था। तो वहां से अब कुछ जानकारियां प्राप्त हुई है और इस जानकारियों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि 28 अप्रैल 2021 को पार्कर जो यान है वो कम से कम 3 बार सूर्य के कोरोना से गुजरा था तथा एक बार यह 5 घंटे तक वहां रहा भी था। नासा के अनुसार वहां के डाटा आने, उसका विश्लेषण करने तथा उसकी पुष्टि करने में काफी समय लग गया, जिसके बाद ये पुष्टि हो जाने के बाद ही हाल ही में दिसंबर 2021 में इसे सार्वजनिक किया गया है। तो यह पार्कर यान ने। भारत रूस की 21वीं शिखर वार्ता हाल ही में कहां संपन्न हुई? मॉस्को में, दिल्ली में, मुंबई में, लेनिनग्राड में। तो सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली में। देखते हैं भारत और रूस के बीच हुई 21वीं शिखर वार्ता में क्या क्या हुआ। भारत और रूस के बीच 21वीं शिखर वार्ता, द्विपक्षीय शिखर वार्ता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे और इसी दौरान 6 दिसंबर 2021 को दिल्ली में संपन्न हुई। और इस दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? 28 समझौतों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है। कौन कौन? तो सैन्य तकनीक सहयोग को, जो भारत और रूस का सबसे मजबूत है, उसको 2021 से और 10 वर्षों के लिए बढ़ाकर अब 2021 तक कर दिया गया है। साथ ही अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण की अनुमति भी इस समझौते में हस्ताक्षर किया गया। इस शिखर वार्ता से पूर्व दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी संपन्न हुई। 2+2 वार्ता क्या है? तो 2+2 वार्ता में दोनों भी देश, जिस देश के साथ 2+2 वार्ता होता है, इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री आमने सामने की वार्ता करते हैं। और भारत अभी तक कितने देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही यह 2+2 मंत्रिमंडलीय वार्ता करता है और रूस के साथ यह वार्ता करने वाला भारत चौथा देश है। मतलब रूस को इंक्लूड करके भारत अब 4 देशों के साथ 2+2 मंत्रिमंडलीय वार्ता करता है। कौन कौन? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस। इन देशों के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और रूस के बीच दिसंबर 2021 में संपन्न 21वीं शिखर वार्ता में कुल कितने समझौते या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो हम लोग चर्चा की थी 28। भारत और रूस दोनों देशों ने अपने सैन्य तकनीक सहयोग को और कितने वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए समझौता किया है? 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। तो 10 वर्षों के लिए 21 से 31 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+2 वार्ता संपन्न हुई। रूस सहित भारत कितने देशों के साथ यह वार्ता में भाग लेता है? यानी 2+2 वार्ता भारत कितने देशों के साथ करता है रूस को मिला के? तो 4 देशों के साथ, कोरिया, जापान, अमेरिका और रूस, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, भारत रूस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राइफल का निर्माण एक संयुक्त उद्यम के तहत किया जाएगा? AK-203। तो आजमगढ़, बलिया, अमेठी, इलाहाबाद। तो अमेठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अपदस्थ सरकार ने स्टेट काउंसलर रही आंग सान सू की को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है? भूटान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका। तो यह मालदीव की घटना और यह आंग सान सू की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्पेस एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस। तो यह काम किया है अमेरिका ने। जेम्स वेब टेलीस्कोप का यह नामकरण 1961 से 68 के दौरान नासा के प्रमुख रहे जेम्स एडविन वेब के नाम पर किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 की विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं में शीर्ष पर कौन रही? मैकेंजी स्कॉट, कमला हैरिस, क्रिस्टियन लुगार्ड, मैरी बारा। तो मैकेंजी स्कॉट, ये है मैकेंजी स्कॉट, और विश्व की सर्वाधिक 100 शक्तिशालियों की सूची में जो फोर्ब्स ने जारी की है उसमें टॉप पे रही। आइए देख लेते हैं कौन है ये। अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 की सूची दिसंबर 2021 में जारी की। फोर्ब्स ने इस आकलन में विश्व की सबसे धनी माने जाने वाले जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट को सबसे शक्तिशाली बताया है, यानी सबसे शक्तिशाली महिला बताया है मैकेंजी स्कॉट को। मैकेंजी स्कॉट कौन है? तो जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति गिने जाते हैं, उनकी पूर्व पत्नी हैं। इससे पूर्व पिछले 10 वर्षों से लगातार जर्मनी की जो एंगेला मार्कर है, चांसलर है, एंगेला मार्कर चांसलर जो थी, वह 10 वर्षों से लगातार टॉप पे बनी हुई थी। फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं का चयन 2004 से हर साल जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मैकेंजी स्कॉट अमेरिका की है, फिलांथ्रोपिस्ट है, लेखक है, और जेफ बेजोस की पहली पूर्व पत्नी है। दूसरे नंबर पर कमला हैरिस है, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। तीसरे नंबर पर फ्रांस की क्रिस्टियन लुगार्ड है, जो कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है। चौथे नंबर पर मैरी बारा है, जो कि जनरल मोटर, जो अमेरिका की जनरल मोटर है, उसकी सीईओ है। और पांचवें नंबर पर मेलिंडा गेट्स है, बिल गेट्स के पत्नी। और भारत के भी 4 महिलाओं को इस टॉप 100 में शामिल किया गया है। तो भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला जो है वो है निर्मला सीतारमण, जो इस सूची में 37वें स्थान पर है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 37वें स्थान पर है। तो इस आधार पर भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला वो हो जाती है। भारत की जो दूसरी महिला को इस सूची में शामिल किया गया है वह है HCL के संस्थापक व चेयरमैन शिव नाडार की इकलौती पुत्री, जिसका नाम है रोशनी नाडार मल्होत्रा। यह भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है फोर्ब्स के अनुसार, और इनका वर्ल्ड में रैंकिंग कितना है? 52वां। तीसरे नंबर पे है बायोनकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार श्रॉ। ये भारत की तीसरी सर्वाधिक शक्तिशाली महिला है फोर्ब्स के अनुसार, और फोर्ब्स की सूची में इनका स्थान है 72वां। और सौंदर्य उत्पादन कंपनी जो है नायका, उनकी जो सीईओ और सह संस्थापक है फागुनी नायर, इनको भारत की चौथी सर्वाधिक शक्तिशाली महिला माना गया है फोर्ब्स के द्वारा, और यह उस 100 लोगों की लिस्ट में 88वें स्थान पर है। 37वें स्थान पर निर्मला सीतारमण, 52वें स्थान पर रोशनी नाडार मल्होत्रा, 72वें स्थान पर किरण मजूमदार श्रॉ, और 88वें स्थान पर फागुनी नायर। ये लिस्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 की विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो 4 को शामिल किया गया है, और यहाँ पे आप चारों को देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण, नाडार, और एक किरण मजूमदार शाह और फागुनी नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भारत के सबसे शक्तिशाली महिला कौन रही? फागुनी नायर, किरण मजूमदार शाह, रोशनी नाडार मल्होत्रा, निर्मला सीतारमण। तो सही उत्तर है दोस्तों निर्मला सीतारमण, और इन्हें उस रैंकिंग में 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं के फोर्ब्स की सूची में शामिल भारत की रैंकिंग का कौन सा मिलान सही है? तो निर्मला सीतारमण 37वें नंबर पर सही है, रोशनी नाडार मल्होत्रा 52वें नंबर पर, यह भी सही है, किरण मजूमदार श्रॉ ये 72वें स्थान पर है, ये भी सही है, फागुनी नायर 88वें स्थान पर है, नायका की सीईओ और सह संस्थापक फागुनी नायर, तो ये 88वें स्थान पर, ये भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी सही है, ई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 5 देश 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षों के लिए शामिल हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हम बता देते हैं दोस्तों। ए उत्तर होगा अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबॉन व संयुक्त अरब अमीरात। इन्हें 1 जनवरी 2022 से 2 वर्षों के लिए
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों के रूप में इन्हीं पांचों देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य तो परमानेंट होते हैं, जिसमें शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ये 5 अस्थायी सदस्य ये हमेशा बने रहेंगे, लेकिन बाकी के 10 देश हैं ना, वो हर 2 साल पे चेंज कर दिए जाते हैं। 5 देश इस साल बने, ये 2 साल तक रहेंगे, फिर अगले साल फिर 1 जनवरी से 2 वर्षों तक 5 देश, तो 5-5 करके 2 टर्म में इनका चुनाव 2-2 वर्षों के लिए होते रहता है। तो अभी जो 1 जनवरी से 2022 से 2 वर्षों के लिए जो रहेंगे वो है अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबन और संयुक्त अरब अमीरात। आइए हम लोग देख लेते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी दोस्तों अस्थायी होगा अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2022 से बने हैं, जिनकी सदस्यता 2 वर्षों तक बनी रहेंगी और यह 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक सदस्य बने रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो 1 जनवरी 2022 से 15 सदस्य कौन कौन से हैं अभी वर्तमान में। तो 5 अस्थायी सदस्य जिनकी हम चर्चा किए थे, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इसके बाद 5 अस्थायी सदस्य जिनका चयन पिछले साल हुआ था, यानी 1 जनवरी 2021 को जिनका चयन हुआ था, उनमें शामिल है भारत, कीनिया, आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको। इनका सदस्यता समाप्त हो जाएगा 31 दिसंबर 2022 को, 2 वर्ष का टर्म पूरा हो जाएगा। और अभी जनवरी 2022 में जो चुने गए हैं, इनका टर्म 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाएगा, जिसमें अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। तो ये टोटल 15 देश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान 1 जनवरी 2022 को किया? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ। तो यह कार्य भारत पाकिस्तान के साथ करता है। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का ऐसा आदान प्रदान की शुरुआत 31 दिसंबर 1988 को एक समझौते के तहत हुआ था, और पहली बार जो समझौता हुआ 31 दिसंबर 28 को, और पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 से प्रारंभ हुआ, और उस वक्त से अभी तक हर साल 1 जनवरी को यह परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान दोनों देश एक दूसरे को करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 को पाकिस्तान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचियों के अनुसार कितने भारतीय पाकिस्तानी जेलों में बंद है? 628, 577, 355, 609। तो इसके अनुसार 628 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में बंद है। इसमें भी एक समझौता है। तो कैदियों की सूचियों के आदान प्रदान के लिए दोनों देश कौन कौन, भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। कब? 31 मई 2008 ईस्वी को। और इस समझौते के तहत यह तय किया गया था कि अपने देशों में बंद कैदियों के सूचियों का आदान प्रदान साल में 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाएगा, और तब से यह लगातार किया जाते रहा है। और इसके अनुसार जो सूची पाकिस्तान के द्वारा दी गई है, उसके अनुसार 1 जनवरी 2022 तक 628 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में बंद है, जबकि 355 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 को भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचियों के अनुसार कितने पाकिस्तानी भारतीय जेलों में बंद है? तो 355। 628 पाकिस्तानी जेलों में भारतीय बंद है और 355 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में बंद है। इस सूचियों का आदान प्रदान जो किया गया है उसमें शामिल। दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन चुने गए हैं? एंजेला मर्केल, ओलाफ सोल्ज, क्रिस्टियन लिंडसर और रॉबर्ट हावेक। तो नए चांसलर बने हैं जर्मनी के ओलाफ सोल्ज। दिसंबर 2021 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के SDP के ओलाफ सोल्ज जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं, जबकि ग्रीन्स पार्टी के नेता रॉबर्ट हावेक को वाइस चांसलर तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ही क्रिस्टियन लिंडसर को वित्त मंत्री बनाया गया है। 3 पार्टियों का ने एक के साथ मिलकर यह सरकार बनाई है। तो इससे पहले 2004 से लगातार 16 वर्षों तक एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर रही थी। तो अब कौन बन गए हैं? ओलाफ सोल्ज। और ये किस पार्टी के हैं? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और अगला प्रश्न भी वही है, जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ सोल्ज का संबंध किस पार्टी से है? ग्रीन्स पार्टी, डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये एंजेला मर्केल की पार्टी है और ये है ओलाफ सोल्ज की पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये है ओलाफ सोल्ज, ये है एंजेला मर्केल, पूर्व चांसलर, वर्तमान चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में सबके लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने का निर्णय केंद्र सरकार ने हाल ही में लिया है? तो इस टाइम में 2 योजना प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण। तो अभी ग्रामीण की बात हो रही है, तो इसके अवधि में विस्तार किया गया है। अब यह कब तक रहेगा? मार्च 2022 तक, मार्च 2023 तक, मार्च 2024 तक, मार्च 2025 तक। तो सही उत्तर है दोस्तों मार्च 2024 तक इसके अवधि में विस्तार कर दिया गया है। देखते हैं व्याख्या में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबके लिए आवास
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ कब किया गया था? तो 20 नवंबर 2016 को किया गया था। और इसके पहले चरण में कब था? 2016-17 से 2018-19 तक पहला चरण था और इस समय 1 करोड़ पक्के आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। और दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी 2019-20 से 2021-22 तक इसे रहना था और इसके तहत 1.95 करोड़ आवासों का निर्माण करना था। यानी टोटल दोनों चरण को मिला लिया जाए तो 2.95 करोड़ आवास का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 29 नवंबर 2021 का जो आंकड़ा सरकार द्वारा दिया गया है उसके तहत केवल 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ आवासों का ही निर्माण हो पाया है। यानी अभी भी 1.45 करोड़ आवासों का निर्माण बाकी है और दूसरा चरण की अवधि समाप्त होने वाली है। तो इसीलिए सभी 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य को प्राप्ति के लिए इस योजना में विस्तार की गई है और 21-22 से जो लक्ष्य था उसको बढ़ा करके मार्च 2024 तक कर दिया गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल कितने आवासों के निर्माण का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था? 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 2.95 करोड़। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 2.95 करोड़। पहले चरण में 1 करोड़ और दूसरे चरण में 1.95 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था और वर्तमान में नवंबर 2021 तक केवल 1.5 करोड़ आवास का ही निर्माण हो सका है, इसलिए इसको विस्तार करके मार्च 2024 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल कितने देशों या क्षेत्रों के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता है? 5 देशों के साथ, 6 देशों के साथ, 11 देशों के साथ, 10 देशों के साथ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 11 देशों के साथ। विदेशी अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने एक स्वतंत्र व्यापार समझौता किया है और उसको ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और ब्रिटेन के साथ अभी, अब मैं करंट की स्टेटस बता रहा हूँ, ब्रिटेन के साथ अभी समझौते पर बात चल रही है। तो इससे पहले 11 देशों के साथ ऑलरेडी वो विदेश व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तो वही हम लोग देखते हैं, 2 तरह की होती है विदेशी व्यापार में वृद्धि के साथ साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की घनिष्ठता लाने के लिए विभिन्न अनेक देशों के साथ विदेशी व्यापार समझौते किए जाते हैं और यह समझौता स्वतंत्र व्यापार समझौता तथा तरहीजी व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जाने जाते हैं। 2 तरह के समझौते होते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार यह दिसंबर 2021 का आंकड़ा है। भारत ने 11 विभिन्न देशों और क्षेत्रों के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और 6 देशों या क्षेत्रों के साथ तरहीजी व्यापार समझौते यानी प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा भारत किस देशों के साथ, आप इसको रोक के वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके 2-3 मिनट इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक 10 है और एक 11 है। 11 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें ऑस्ट्रेलिया जुड़ गया है और ब्रिटेन के साथ बात अभी चल रही है। देश और क्षेत्र, जैसे दक्षिण एशिया स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, तो यह क्षेत्र हो गया और ये देश हो गया। तो दोनों को मिलाकर देश और क्षेत्र की मैंने यहाँ पे चर्चा की है, देश और क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे आप विभिन्न देशों और क्षेत्रों, तो टोटल 11 देश क्षेत्रों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 6 देशों और क्षेत्रों के साथ भारत का भी वर्तमान में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल कितने देशों क्षेत्रों के साथ तरजीही व्यापार समझौता यानी प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? तो हमने देखा 6 देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2021 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था? यहाँ 21 होगा दोस्तों। ठीक है, 21 होगा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 81.973 अरब डॉलर। दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत का जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आंकड़ा कितना था? तो 81.973 अरब डॉलर। और ये हर साल का आंकड़ा यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20-21 का आंकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 की चौथी व अंतिम तिमाही, अब चौथी और अंतिम तिमाही का अवधि कब होता है? जनवरी से मार्च के बीच में। 2022 के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 1 वर्षीय सावधि जमा 5.5%, 5 वर्षीय सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 7.4%, 5 वर्षीय एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6.8%, सुकन्या समृद्धि योजना 7.6%। तो सरकार ये जो इंटरेस्ट ना तय करती है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों
उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। अब हम लोग व्याख्या में समझते हैं। मुख्यतः डाकघरों के माध्यम से की जाने वाली लघु बचतों पर ब्याज दरों का निर्धारण प्रत्येक तिमाही के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, लेकिन पिछली बार 2020-21 की पहली तिमाही में इस ब्याज दरों में 1.40% बिंदु तक की कटौती सरकार ने की थी कोविड के समय में, और तब से इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पिछले 1.5 साल से यह यथावत बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस लिंक परियोजना से कौन से 2 राज्य संबंधित है? उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और गुजरात और राजस्थान। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये है लिंक केन परियोजना, केन और बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नदियों को आपस में जोड़ने वाली पहली प्रमुख नदी परियोजना, जिसे केन बेतवा लिंक परियोजना कहते हैं, उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर 2021 को मंजूरी दे दी। और दोनों राज्य सरकार ने अपने यहाँ समझौता 2021 मार्च 2021 में ही कर ली थी। इस परियोजना के तहत केन नदी से पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी वाले 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि को क्षेत्र को सिंचित सुविधा मिलेगी, और साथ ही 62 लाख लोगों को पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस परियोजना के पूरे होने से 103 मेगावाट पनबिजली तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होने का लक्ष्य रखा गया है। और यह 8 वर्षों में यह परियोजना पूरी हो जाएगी, जिसके लिए अनुमानित लागत कितना तय किया गया है? 44,605 करोड़ रुपया। केन बेतवा लिंक परियोजना से कितने मेगावाट पनबिजली पैदा होने की संभावना है? 100 मेगावाट, 103 मेगावाट, 27 मेगावाट, 75 मेगावाट। तो हमने देखा 103 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना से कितने मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होने की संभावना है? 100 मेगावाट, 103 मेगावाट, 27 मेगावाट। तो सही उत्तर है 27 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान देश में मसालों का उत्पादन बढ़कर कितना हो गया है? 67.64 लाख टन, 106.79 लाख टन, 57 लाख टन, 206.79 लाख टन। तो हो गया है 106.79 लाख टन। व्याख्या में देख लेते हैं। कृषि एवं कल्याण मंत्री द्वारा 21 दिसंबर 2021 को दिए गए सरकारी आंकड़े के अनुसार 2014-15 में देश में मसालों का उत्पादन कितना होता था? 67.64 लाख टन, जो 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया? 106.79 लाख टन हो गया है। और इन 5 वर्षों की अवधि में मसालों के तहत बुआई क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है? 32.24 लाख हेक्टेयर एरिया में वृद्धि हुई है। 32.24 लाख हेक्टेयर का जो एरिया था वह बढ़ के अब कितना हो गया है? 45.28 लाख हेक्टेयर हो गया है। और उत्पादन में वृद्धि के चलते मसालों के निर्यात के मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो 9.8%, और मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो 10.5% की वार्षिक वृद्धि इस अवधि के दौरान देखा गया है। भारत में कृषि के उत्पादों के निर्यात में समुद्री उत्पादों, गैर बासमती चावल व बासमती चावल के पश्चात मसालों का स्थान चौथा है। यानी भारत में कृषि उत्पादों में समुद्री उत्पादन पहले नंबर पर, गैर बासमती चावल दूसरे नंबर पर, बासमती चावल तीसरे नंबर पर, चौथे स्थान पर मसालों का है। जबकि बागवानी उपयोग के निर्यात प्राप्त होने वाले राजस्व का, बागवानी से जितने भी राजस्व प्राप्त होते हैं उसमें मसालों का योगदान कितना प्रतिशत होता है? 41%। 2014-15 की तुलना में वर्ष 2020-21 में देश में मसालों के निर्यात में मात्रा की दृष्टि से कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो मात्रा की दृष्टि से 9.8%, और मूल्य की दृष्टि से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य की दृष्टि से कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है 2014-15 से 2020-21 की तुलना में, तो वार्षिक वृद्धि 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की कौन सी किस्त जारी की गई? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 10वीं। किसानों को पूरक आय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान भी कहा जाता है, दिसंबर 2018 में प्रारंभ की गई थी। और इस योजना के तहत 6 हजार की सालाना मदद किसानों को दी जाती है, और यह 3 किस्तों में 2-2 हजार करके दी जाती है। तो अभी 10वीं किस्त जारी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष कौन सा? तो 2021-22 के पहले 9 महीनों में भारत के वस्तुगत निर्यात कितना डॉलर रहा? 143.97 डॉलर, 201.37 डॉलर, 299.74 अरब डॉलर, और 443.71 अरब डॉलर। सब अरब डॉलर में ही है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 299.74 अरब डॉलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्यात
2019 में इतना, 2021-22 में इतना और 2000 चालू वित्त वर्ष 2021-22 में कितना है, तो 299.74। और अगर प्रतिशत में वृद्धि देखा जाए तो यह 48.25% की वृद्धि 2020-21 की तुलना में 48.25 की वृद्धि दर्ज की गई है। और आयात में कितना वृद्धि हुआ है, तो आयात हुआ है 443.71 अरब डॉलर। और आयात पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 69.27। ये पीरियड तो कोविड का ही था, इस पीरियड में भी कुछ दिन तक कोविड रहा है, फिर भी इसमें वृद्धि देखी गई है, रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। और इस कारण व्यापार घाटा, तो जब इसमें से जो भारत निर्यात जितना किया है उसमें आयात को माइनस करेंगे तो अगर प्लस में आता है तो वह व्यापार प्लस में रहेगा, और माइनस में आता है तो व्यापार घाटे में रहेगा। तो भारत जितना मंगाता है, जितना निर्यात करता है, उससे 143.97 अरब डॉलर ज़्यादा आयात करता है। इसी को व्यापार शेष कहते हैं। ठीक है, चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीनों में भारत के वस्तुगत आयात में कितना अरब डॉलर रहा, वस्तुगत आयात कितना अरब डॉलर रहा, तो हमने देखा यहाँ 443.71 अरब डॉलर। और वहीं पे चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहले 9 महीनों के दौरान व्यापार घाटा कितना रहा, तो हमने देखा था 143.97 अरब डॉलर। आयात को निर्यात में से माइनस करेंगे तो जो भी माइनस में आएगा वो हो जाएगा हमारा व्यापार घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सत्र 2022 के लिए मलिंग खोपरा नारियल का नाम है, एक मलिंग प्रजाति है, मलिंग खोपरा नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,335 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10,435, 10,590, 10,600, 11,000, तो 10,590 कर दिया है। मलिंग नारियल दो प्रजाति है, मलिंग खोपरा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, खोपरा यानी नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। किसी भी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कौन संतुलित करता है, तो कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस, CAP की संस्तुति के आधार पर ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में कमी या वृद्धि करती है। केंद्र सरकार ने सत्र 2022 के लिए मलिंग खोपरा नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,335 रुपये से बढ़ाकर 10,590 रुपया तथा बाल खोपरा, बाल वाले और मलिंग वाले, इनका 10,600 से बढ़ाकर 11,000 कर दिया है। उल्लेखनीय है कि नारियल के कुल उत्पादन व उत्पादकता के मामले में भारत विश्व में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने सत्र 2022 के लिए बाल खोपरा नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,600 से प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 11,000 रुपया प्रति क्विंटल। ये अंतिम क्वेश्चन था। तो आज का जो फरवरी 2022 का प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन है उसके पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। कल हम पार्ट 2 लेके बाकी सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। अगर संभव हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।